हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सीटेट अकेडमी में। दोस्तों आज हम जो है एनसीईआरटी बुक का क्लास 6 का जो है अभी तक 11 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं दोस्तों। अभी कल पार्ट 1 आपने पढ़ा है, आज हम पार्ट 1 2 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन तथा हर्ष चरित को। तो दोस्तों चलिए इसके पार्ट को हम शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारियां देते हैं। दोस्तों कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों चलिए, इसी नाम से आपको जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आपको आईडी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो उस पर भी प्रश्न डाल सकते हैं। जरूर फॉलो करिएगा दोस्तों, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन, चीनी तीर्थयात्रा, स्वयं तांग जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है। काफी समय के लिए हर्षवर्धन के दरबार में रहे। उन्होंने वहां से जो देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है दोस्तों, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे और अपने पिता के सबसे बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थाने सर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों देखिए, इसमें कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक भी आपको मिल जाता है। जैसे बंगाल पे आक्रमण किसने किया? हर्षवर्धन के शासक। तो आप बता सकते हैं कौन? हर्ष ने कन्नौज पर। ठीक है दोस्तों, मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। दोस्तों मानचित्र 8 में पृष्ठ 136 देखो की सूची बनाओ। हर्षवर्धन को बंगाल तथा कौर नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे, इससे मानचित्र आप देखिए और उसका जो है नोट्स बनाइए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। दोस्तों आप इसमें नोट्स बनाइए, जबरदस्त नोट्स बनाइए और छोड़िए मत, एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, जो कि पूरे इतिहास में आपको अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी बुक से है, जो कि कोई नहीं पढ़ाता है दोस्तों। चलिए, इस काल में पल्लव तथा चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों के राजा की राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी तक डेल्टा तक फैला था, जिससे जबकि चालुक्यों के राजा कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। एक प्रमुख व्यापार की केंद्र भी था, जो कि मानचित्र 7 में आपको दर्शाया गया है। 113 नंबर पृष्ठ पे देखिए पलट के, और नहीं आप देख पाते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को देखिए जिसमें आपको पढ़ाया गया है। धीरे धीरे एक जो कि धार्मिक केंद्र पर भी बन गया, जो कि कई मंदिर भी थे। पल्लव चालुक्य एक दूसरे के सीमाओं के अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। जैसे कि आप आज जानते हैं कि भारत देश पे चीन, पाकिस्तान और जो भी ऐसे देश हैं वो अगल बगल से जो है सीमा को अपने बढ़ाते हैं। उसी तरह पहले भी ऐसे ही किया जाता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति, देखिए दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा के दरबारी कवि कौन थे? तो दोस्तों उसका उत्तर आप कैसे देंगे? आप ऐसे देखिए, रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो आप ये जान जाइए कवि रवि कीर्ति हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप नोट्स बनाइए। चलिए, उनके पूर्वजों खास तौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय के अपने चाचा से यह राज्य मिला। देखिए, इनके चाचा पहले राजा थे, उसके बाद इनको द्वितीय, मतलब पुलकेशिन द्वितीय आप समझ लीजिए, जो प्रथम थे वो इनके चाचा और द्वितीय ये अपने चाचा के बाद राज्य को संभाले। चलिए, रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम में दोनों समुद्र तटीय इलाकों के अपने अभियान चलाया। इससे अतिरिक्त उन्होंने हर्ष के भी आगे बढ़ने से रोक दिया। दोस्तों हर्ष जो है अभी बंगाल को जीतने के बाद
उस आगे बढ़ रहे थे तो उनको रोका। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि पराजय के बाद हर्ष, अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय के पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम, जो कि आपके पश्चिम में पड़ता है, किधर, त्रिवेंद्रपुरम के पास कांचीपुरम भी पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है। ठीक है, कि दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। दोस्तों, चालुक्य ने विजय तो कर लिया मगर अल्पकालीन इसलिए था कि वहां पे कुछ ही दिनों तक उनकी खुशी टिक पाई। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लवों और चालुक्यों के अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। दोस्तों, यहाँ चोल वंश देखिए घुस गए और उन्होंने इनके राज्यों को समाप्त किया, इनको जो है वीरगति को प्राप्त कर दी। चलिए, इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। अभी तो आप 6 में है दोस्तों, 6 का पाठ पुस्तक पढ़ रहे हैं। हम 7 में आपको जल्द ही पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, मैं सोच रहा हूं जल्द ही आप लोगों को एक दिन में 2 वीडियो देना शुरू कर दूं, क्योंकि आप लोग भी जल्द से जल्द तैयारी कर लें। चलिए, अगर कोई भी प्रश्न हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालिए, आपका आंसर मिल जाएगा। इन राज्यों को का प्रशासन कैसे चलता था? दोस्तों, सही बात है, कोई भी राज्य हो उसका प्रशासन कैसे चलेगा, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि का सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। दोस्तों, आपको मालूम होगा पहले भी राजा जो है कर लेते थे। क्यों लेते थे? कि उनके राजकोष में जो धन होता था वो भी कर के माध्यम से, और जो गेहूं आटा चावल जो भी खाद्य पदार्थ रखा जाता था उसको भी जो है कर के द्वारा ही लिया जाता था। तो कर जो लेने का तरीका क्या था? तो जो है 1/3 या 1/4 कर लिया जाता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए थे। जो कुछ दिनों के लिए थे उनको अनुवांशिक कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्यादा दिन के लिए तो मगर उनके वंशज जो है रह सकते थे, बन गए। अर्थात बेटे अपने पिता को पद पाते थे। दोस्तों, देखिए इसमें अनुवांशिक गुण किसको कहते हैं? जो कि पिता जो था वो जब चला जाता था, मृत्यु हो जाती थी, अगर वो मंत्री है तो उसका बेटा मंत्री बन जाता था। ऐसे ही पहले राजाओं का राजा जो है उनके पिता एक्सपायर हो जाते थे, मर जाते थे, तो उनके पुत्र या राजकुमार राजा बन जाते थे। वैसे ही प्रशासकीय पद भी हो गया था, पद पाते थे। ठीक है दोस्तों, अपने पिता की तरह महादंडानायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरि सेठ एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह के अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। दोस्तों, ये 3-4 विषयों पर भी ये काम करते थे। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। दोस्तों, ये प्रशासनिक अधिकारियों में जितने ये अधिकारी होते थे उनका पद था। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। इस समय साथ देने पर इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। क्योंकि आपको मालूम होगा पहले जो मंत्री या जो अधिकारी होते थे उनको 1 गांव 2 गांव 3 गांव संभालने के लिए दे दिया जाता था, क्योंकि राजा हर जगह नहीं पहुंच सकता था। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा एक नए प्रकार की सेना। दोस्तों, अभी हम पाठ्य पुस्तक जो एक नए प्रकार की सेना के बारे में जो है आगे विस्तृत रूप से पढ़ने जा रहे हैं, तो आप नोट्स बनाइए और लिखते जाइए। ठीक है दोस्तों, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक की सहायता करते थे। इस सेना नायकों की कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से यह कर वसूलते थे, जिसमें सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ साथ ही युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इनमें से व्यक्ति सामंत कहलाते थे।
जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे या सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। चलिए दोस्तों, दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में स्थानीय सभाओं का चर्चा है। ठीक है, पल्लवों में, जो कि पल्लवों के अभिलेखों में स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों की संगठन, जिसे सभा कहते थे। यह सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां पर नामक उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। नारगम व्यापारी एक संगठन का नाम था, जो कि संभवतः सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं सब शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने में आम लोग कैसे रहते थे उसके बारे में साधारण के जीवन थोड़ी बहुत झलक हम नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चरित्र के प्रसिद्ध इन नाटकों का एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों की संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग, महिलाएं, प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक कहानी है, आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छा लगेगा। तो जो है इसको 2-3 बार आप लोग पढ़िए, जो कि अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते थे, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो ये सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान निकाली गई कि राजा की सेना बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो राजा की सेना देखिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी आप पढ़ लीजिए, जो कि इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ते हैं अन्यत्र। अन्यत्र में देखिए, मैं आपको एक लास्ट में जो है विशिष्ट कुछ दे के जाता हूं दोस्तों। तो आप देखिए, मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप जो कि बीच में समुद्र व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों ने बेदुइन थे, जो कि घुमक्कड़ कबीले होते थे। यह मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि एक ऐसा मजबूत जानवर है जो कि मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम भी अल्लाह सर्वोपरि माना है, इसमें समान माना गया है। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान को एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, अल्लाह हमेशा याद करने वाले स्त्रियों के लिए अल्लाह इन सब पर क्षमा के पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान में, को जीत लिया था, जो कि मानचित्र 6 में रास्ता ढूंढो। नाविक तथा सिपाहियों के उपमहाद्वीप में किस तरह से आए होंगे। आप कल्पना भी कर सकते हैं, हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली है। तुम्हारे माता पिता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो क्या क्या बोल रहे होंगे, क्या क्या तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल को जो है हम हमारे कमेंट बॉक्स में जो है प्रश्नों को डालिए और मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, और एकदम सटीक देने का।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।